आरएसएस की सोच को समझिए। आरएसएस का मकसद ये नहीं था कि वो सत्ता में जाएगा नहीं जाएगा, उन्होंने एक विज़न तैयार किया, इतने साल तक का मेरा विज़न है। उनका असली मकसद अगर था अपने धर्म के प्रति अपने लोगों को जागरूक करना, अपने लोगों की एक टीम तैयार करना, और वो उस पर लगातार डट के खड़े रहे। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि आज मेरा बेटा है तो कल अगली बार मेरा उसका बेटा आएगा। वहाँ पे थे सवर्ण ही, लेकिन उन्हीं जाति के, लेकिन लोग बदल बदल के वहाँ पे विचारा वाली टीम उन्होंने तैयार करी, मैनेजमेंट किया, और उसके बाद 100 साल बाद उन्होंने अपनी सरकार बना ली। उनका विज़न क्लियर था, हमारा विज़न क्लियर नहीं है। हम सोचते हैं कि आज अगर हम अध्यक्ष हैं तो आज ही हमारे सब गुणगान गाएं, आज ही मंच पे मुझे ही जगह मिले, दूसरे को मिले या ना मिले। एक सोच ये भी है, क्योंकि लास्ट मीटिंग में मैंने इस बात का विरोध किया था कि देखिए, आज के युवा को अगर आप जिम्मेदारी नहीं दोगे, यूथ को, तो वो बार बार आपका झंडा और डंडा उठाने वाला नहीं बन सकता। होता क्या है, अगर मैंने 50,000 का सहयोग किया तो मैं मंच पर चढ़ूँगा। अगर किसी ने 1 लाख का, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने 1 लाख का सहयोग किया वो मंच पर आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है, जो ज़मीन पर ग्राउंड लेवल पे मेरे भाई लड़ाई कर रहे हैं, जो सबसे पहले जब शोषण की घटना होती है तो सबसे पहले डंडा झंडा लेके पहुंच जाते हैं, उनको नेतृत्व कब मिलेगा? सवाल ये बनता है। वो मंच से हमेशा नीचे रहेगा, उनकी बात को ऊपर रखने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि जब तक आप अपनी नई पीढ़ी को मौका नहीं दोगे तो पुरानी पीढ़ी के साथ आप इतिहास नहीं बदल सकते, क्योंकि ठंडे खून से इतिहास नहीं बदले जाते, गर्म खून के साथ इतिहास बदले गए। यहाँ तक का इतिहास देख लीजिएगा। तो गर्म खून वालों को अगर मौका नहीं मिलेगा, प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि हमने देखा है ये चीज़ें, बहुत आम तौर पे हमने देखी है कि पहले बाप उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, फिर उसका बेटा उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, या जो पैसे देने वाला था वो एक नया संगठन तैयार करता है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जो व्यक्ति अपने मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता, जो अपने मोहल्ले में 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो लीडरशिप की लड़ाई है, साफ लीडरशिप की लड़ाई है, मैं तो साफ कहता हूँ। आपने दिल्ली के अम्बेडकर भवन में आज समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो समता सैनिक दल बनाया गया था बाबा साहब के द्वारा, उसका उद्देश्य पूरा हुआ है नहीं हुआ है? कहाँ खड़ा है आज समता सैनिक दल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम के साथ शुरुआत करूँगा, और उसमें एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। समता सैनिक दल बाबा साहब का दिया हुआ संगठन है, तो वो हमारा है। हमारे संगठन में कमियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, हम इसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर सकते, ये हमारी सीधी बात है। लेकिन हाँ, हम गलतियाँ हुई हैं, उसका मुख्य कारण यह है 100 साल पहले ही एक आरएसएस बनता है, और 100 साल पहले ही हमारा समता सैनिक दल भी बनता है। और बाबा साहब जब तक हमारे बीच रहे, बाबा साहब ने इस समता सैनिक दल को एक बड़ी बुनियाद की तरह खड़ा रखा। उनके जाने के बाद बहुत से लोग आए जिन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन उस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना था। आज आरएसएस अपनी सरकार बनाता है 100 साल मेहनत करने के बाद। आज उसके हर डिपार्टमेंट में उसके अपने लोग हैं, लेकिन हमारे अपना जो समता सैनिक दल है वो मैं बड़े दुखी, ये इस बात को दुखी मन से कहना चाहूँगा कि हम उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए कि एक अम्बेडकर भवन को भी हम लोग भर सके, जो एक हकीकत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, युवाओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी पुरानी सोच के साथ, आपकी पुरानी रणनीति के साथ अगर संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे में नए युवाओं की नई सोच को आगे लाने की आवश्यकता है। अगर युवा आगे आएंगे, हो सकता है थोड़ा अग्रेसिव होकर काम करें, लेकिन उससे कहीं ना कहीं समाज के संगठन को फ़ायदा भी होगा, और अगर समाज के संगठन को फ़ायदा होगा तो मुझे लगता है समाज को भी उसका बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि समता सैनिक दल की नींव जो है वो समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हुई थी। जब हमारे कार्यक्रम होते थे, जब बाबा साहब अपने कार्यक्रम करते थे, तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो होती थी वो समता सैनिक दल की जिम्मेदारी होती थी। इसी तरह आज देश के अंदर जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी, उनका नेतृत्व समता सैनिक दल को करना चाहिए, जो मुझे अपनी पर्सनल राय है, जो मुझे लगता है। और उसमें मुझे लगता है कि जब हम एक डंडे के साथ खड़े होते हैं, लठ और हम बार बार कहते हैं वर्दी और डंडे के साथ जब हम लोग आते हैं, तो डंडा ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो उसे चला सके, जो उसे चला सके। ऐसा नहीं कि हम उसके हाथ बांध दें कि भाई नहीं, आपने नहीं चलाना है। अगर वहाँ पे ऐसे अराजक तत्व आएँ तो उनकी गिरेबान पकड़ के उन्हें साइड में किया जा सके। समता सैनिक दल इसलिए बना है। लास्ट टाइम मेरी एक मीटिंग में आपको शायद जानकारी है या नहीं, उस मीटिंग में मेरी इसी बात को लेकर लड़ाई हुई
कि 9 अगस्त का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में बाउंसर लगाने की आवश्यकता क्या थी। भाई आप जंतर मंतर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ समाज के लोगों का कार्यक्रम है, पूरा समाज है और समता सैनिक दल इतना मजबूत संगठन है कि अगर उसके साथियों को ही जिम्मेदारी दी जाए, मंच की जिम्मेदारी, तो कोई माइकल ऐसा नहीं था जो मंच की तरफ चढ़ भी सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने समता सैनिक दल की ताकत को कमज़ोर आंक कर वहाँ पे बाउंसर खड़े कर दिए, तो ये गलत नहीं था। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी कि जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, SC ST हैं, उनके साथ अत्याचार होता है तो उन्हें न्याय दिलवाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद SC ST पे तो संख्या बढ़ती जा रही है अपराधों की आज भी देश में। देखिए, इस सिस्टम में आपको समझना होगा, जो शासन के अंदर होगा, जो प्रशासन में होगा, उसका दबदबा रहेगा। यहाँ कमी हमारे अपने सामाजिक संगठनों की भी मैं मानता हूँ, लेकिन उससे बड़ी कमी शासन और प्रशासन में हमारे लोगों का ना होना है। क्योंकि जब भी फैसले आते हैं वहाँ से आते हैं, जब भी हमले होते हैं वहाँ से होते हैं। अब आप मान लीजिए, आज का हम अम्बेडकर भवन में आज हम लोग हैं, तकरीबन यहाँ पे हमारे समता सैनिक दल के कितने कार्यकर्ता हुए? 1000, 2000, 4000, 5000। देश के तकरीबन कई लाख संगठन हमारे समाज के बने हुए हैं। अगर वो सब अपना गार्जियन समता सैनिक दल को अगर मान लें, अगर गार्जियन नहीं मान सकते, अपना भाई वाला संगठन मान लें और उनसे सहयोग मांगे कि अगर कोई परेशानी होती है हम आपके साथ खड़े हैं और आपको कोई परेशानी होती है आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में समाज में भी बदलाव आएगा, सिस्टम में भी बदलाव आएगा। मुझे ये लगता है अम्बेडकरवाद को समझने के लिए हमें उसकी वैचारिक क्रांति को समझना होगा। 2 तरीके के अम्बेडकरवादी होते हैं आज की डेट में, जो मैं देखता हूँ पिछले जब से मैं 2015 से इस पर रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो हमने नोटिस किया, एक अम्बेडकरवादी पैदा होता है पैसों से और एक अम्बेडकरवादी होता है सड़क पे काम करने से। लेकिन आज की डेट में जो कब्जा किया हुआ है सामाजिक संगठनों का, वो पैसे पूंजीपतियों ने, और वो पूंजीपति कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, बड़े अधिकारी रैंक के लोग होते हैं और वो कुर्सी पे चिपके रहते हैं। जब तक कुर्सी पे हैं तब तक उन्हें बाबा साहब याद नहीं आएंगे। जैसे ही रिटायर हुए तुरंत उन्हें बाबा साहब की याद आ गई, एक मोटी रकम देंगे और फिर उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। चंदे की दुकान शुरू। चंदे की दुकान। एक होता सामाजिक संगठन, जो ग्राउंड लेवल पे लोग, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग मेहनत तो करेंगे, लेकिन इनके साथ इश्यूज क्या आएंगे? फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। ये हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इनके दिल में इतनी आग होगी, ये फिर भी उसके लिए लड़ने, मरने, जेल जाने से भी नहीं कतराएंगे। लेकिन इन्हें नेतृत्व नहीं मिलेगा। अगर इस अम्बेडकरवाद को अगर हमें बचाना है तो ऐसे युवाओं को आगे लाना होगा जो समाज के लिए अपनी जान को हथेली पे रख के संघर्ष कर रहा है। ऐसे युवाओं को मौका देना होगा, ना कि ऐसे नेताओं को जो सिर्फ पूंजीपति लोगों के माध्यम से, पूंजीपति जो मैं बार बार कहता हूँ कि पूंजीपतियों को ही आगे नेतृत्व देने की बात करता है, ऐसे लोगों को हमें विरोध करना होगा। याद रखिएगा, अगर दूसरे का आप विरोध कर सकते हैं तो अपने घर में जो गंदगी हो रही है उसका भी विरोध आपको खुद करना होगा। अगर आपके घर में गंदगी है तो उसे साफ़ करने आपको ही आना पड़ेगा, बाहर वाला आपके घर की गंदगी को साफ़ करने नहीं आएगा। आज हमारे समाज के पिछड़ने का कारण ये गंदगी का जमा हो जाना है। संघ ने 100 साल में सरकार बनाई, सत्ता में वो हैं, उन्होंने मनुवाद को मजबूत कर दिया। लेकिन समता सैनिक दल जिसको बाबा साहब ने बनाया, क्या वो अम्बेडकरवाद पूरे देश में फैला, बहुजनों में पहुंचा, दलितों में, SC ST में? इस देश की जो बहुजन समाज है उसे कई हज़ार सालों की गुलामी से निकले हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर हम ये सोचें उस सिस्टम को एकदम बदल देंगे, हज़ारों साल की गुलामी को एकदम बदल देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इसका उदाहरण मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अगर आपको इसे बदलना, आज जो समाज इतना आगे आया ना, उसका कारण है युवा नेतृत्व को जिम्मेदारियाँ देना। संघ की शाखाएँ चलती हैं गली मोहल्ले में, नगरों में, शहरों में। कह रहे हैं बहुत बड़ा संगठन है देश और दुनिया का, लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। वो कामयाब क्यों हो रहे हैं? आप कैसे पिछड़ गए? मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके कुछ कारण अपने राजनीतिक स्वार्थ है। जिन राजनेताओं को हम मंचों से गालियाँ देते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, जो राजनेता 131 सांसद कभी हमारे लिए संघर्ष करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरते, लेकिन अगर वो आपके मंच पे आने को तैयार आ जाए, आप माला लेके उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। तो कौन गद्दार है? समाज के लोग ही गद्दार है ना। जो व्यक्ति आपके समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के सड़कों पे नहीं उतर सकता, ऐसे नालायक, नकार, निकम्मे नेताओं को धक्के मार के भगाइए ना। ये जरूरी नहीं है वो आपकी जाति का हो। जो आपके दुख में आपके साथ नहीं खड़ा होता, जब आपके हक अधिकार छीने जाते हैं, वो व्यक्ति आराम से सत्ता की चाशनी चाटने में लगा रहता है। लेकिन मंचों पे आके आप उन लोगों का सम्मान जयमाला के साथ करते हैं, मालाएं फूलें पहना के और फोटो खिंचवाने में लग जाते हैं। जब तक उन लोगों का सुधार नहीं होगा, जब तक ये व्यवस्था नहीं बदल सकती। ये समाज को भी सोचना होगा। जब ऐसे नकारा निकम्मे लोग आपके मंचों पे आए, उन्हें भी तो जुतियाइए। अगर आप जूता ही नहीं उन पर चलाएंगे, जब उन्हें भगाएंगे ही नहीं, तो ऐसे नकारा निकम्मे लोग तो हमेशा बनेंगे ही।
लेकिन हमारे देश में बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर लाखों संगठन बन गए हैं। कोई भीम आर्मी बन गई है, अम्बेडकर आर्मी बन गई हैं बहुत सारी। देखिए, संगठनों से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने भी अनेकों संगठन अपने इतिहास में बनाए हैं, लेकिन सवाल ये इन संगठनों की एक चैन बननी चाहिए। मान लीजिए अगर दिल्ली में कोई घटना हो तो राजस्थान के संगठन खड़े हो जाएं, राजस्थान में कोई घटना होती है पूरे देश भर के संगठन खड़े हो जाएं। वहाँ पे अहम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने अपने अहम की लड़ाई बना ली है कि अगर कोई भी आंदोलन होगा मेरे नेतृत्व में होगा, अगर मेरे नेतृत्व में होता है तो मैं इस आंदोलन में जाऊंगा, अगर मेरे नेतृत्व में नहीं होगा तो मैं ऐसे संगठनों का बाइकाट करूंगा। आज ही के दिन समता सैनिक दल का जो 100वीं वर्षगांठ है वो मनाई जा रही है, लेकिन क्या आज के दिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम नहीं हो रहे? अगर वो सभी लोग अहम की लड़ाई को ना करके यहाँ पे पहुँच जाते तो आज जो 2-3 हज़ार लोग हैं वो यहाँ पे 50,000 की तादाद में लोग यहाँ दिखाई देते, एकता दिखाई देती। लेकिन समाज तो संगठनों में, दलों में बटा हुआ है, मजबूत कैसे होगा? उसके लिए मैंने कहा ये समाज को तय करना पड़ेगा कि राजनीतिक चाटुकारों को आगे बढ़ाना है, सामाजिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। राजनीतिक चाटुकार 4 दिन बाद आएंगे, आके आपका सहयोग लेंगे, समर्थन लेंगे, और जैसे ही इलेक्शन है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पहुंचकर उसके जूते उठा के, या मैं कहूँ दड़ी उठा के बिछाने में लग जाएंगे एकदम ही। और जो सामाजिक आंदोलन होंगे वो किसी संगठन के नीचे दबने वाला नहीं होता। लेकिन पहले सामाजिक संगठन बनाते हैं ये, फिर पार्टी बना लेते हैं, फिर सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, फिर हम मजे से रहते हैं पूरी जिंदगी भर। ये तो बाबा साहब ने एक अधिकार दिया था, ये हम दोबारा भूल जाते हैं। वो अधिकार था वोट का अधिकार, जिससे नसबंदियाँ कर दी थी राजा के महारानियों की पेट की। तो आप समझिए, अगर ऐसा नालायक कोई नेता आपका पैदा हुआ है, अगली बार चुनाव हरा क्यों नहीं देते? जरूरी है उसके साथ मंच पर फ़ोटो खिंचवानी? अरे आज आप अगर उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे, आज उसकी चापलूसी नहीं करोगे, तो अगली बार उसकी औकात है कि वो आपकी बात ना सुने। कुछ नेता यहाँ पर शपथ लेके गए थे कि हम संगठन बना रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, समाज का भला करेंगे। वो तो यहाँ आज आए भी नहीं है, वो सदन पहुँच गए हैं, लेकिन समता सैनिक दल में वो कसम खा के गए थे पहले ही। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यही बात मैं आपके बहुत सिंपल माध्यम से, मैंने अभी आपके माध्यम से बोली कि भाई अगर ऐसा कोई नालायक नेता है जो आपके बीच में कसम खाता है और आपके बीच में आता है, तो उसे मंच क्यों दे रहे हो भाई? उसका सम्मान क्यों कर रहे हो? भगाओ ना उसे। जब उसे अपनी औकात का पता लग जाएगा तो फिर वो ऐसी हरकतें करेगा क्यों? आप ऐसे लोगों को नेता बनाओ जो व्यक्ति लगातार आपके लिए सड़कों में लड़ रहा है, जेलों में जाने को डरता नहीं है, जो आपके लिए संघर्ष करने को होती है, ऐसे लोगों को नेतृत्व दीजिए ना। समाज अपने आप तय करेगा। लेकिन जब आप लोग जो खासकर मैं पूंजीपति क्यों कहता हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को अगर बर्बाद करने में किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो पूंजीपति सामाजिक संगठनों की है। तो बिना पैसों के कहाँ संगठन चलते हैं? बिना पैसों के भी संगठन चलते हैं। आज मुझे ये बताइए, 2 अप्रैल में जितने बच्चे निकले थे, कोई पूंजीपति घर से थे? सारे गरीब घर के थे, सब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरे। 13-14 जो 14 बच्चे थे, जिसमें 13 जाटव कम्युनिटी का, एक वाल्मीकि समाज का बच्चा था। क्या वो अमीर घरों से थे? आंदोलन इतिहास में याद कर लीजिएगा, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो आंदोलन करते हैं। मुझे बताइए, किसी अमीर के बच्चे को गोली लगी हो, किसी अमीर के बच्चे के ऊपर FIR हुई हो, क्योंकि हमारे बच्चे तो सड़कों पे झंडा और डंडा उठाते हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जब विदेशों में पढ़ाई करके आते हैं कहते हैं बेटा जाओ इनके बच्चों का नेतृत्व कर लो, अब तुम नेता पैदा हो गए। इस चीज़ का विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से बात कहूँगा और आपके दर्शकों से अपील करूँगा, जो व्यक्ति समाज का नहीं हो सकता वो व्यक्ति आपका कभी हो नहीं हो सकता। ऐसे अपने समाज के नेताओं का भी सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता भी ख़त्म करने की आवश्यकता है। जब तक उन्हें आप अकेला नहीं छोड़ोगे, जब तक वो लोग आपका साथ खड़े नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।